शहर में एक ऐसा खतरनाक साइको किलर घूमने लगता है जो कि लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारकर उनके हाथ पर एक एक्स का निशान छोड़ देता है। तो 3-4 सालों से पुलिस इस किलर को पकड़ने में लगी हुई है और उसी तरह से इस कहानी का हीरो भी। लेकिन ये दोनों भी इस शातिर साइको किलर को पकड़ नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों, क्या सच में यहाँ पर कोई साइको किलर घूम रहा है या फिर इन हत्याओं के पीछे कोई और ही राज छुपा है? यही देखेंगे हम आज की मिस्ट्री थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है वेधाम। दोस्तों, इस कहानी के एंड में आपको एक घुमा देने वाला ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो आपको जरूर पसंद आएगा। और दोस्तों, उसी तरह से ये एक लालच और बदले की कहानी है जिसे बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। ये कहानी कमाल की है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 2014 की निरगिली हिल्स से, जहां पर टीवी में ये न्यूज चल रही होती है कि निरगिल हिल्स के आसपास एक साइको किलर घूम रहा है जो कि लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा है। यहाँ पर टीवी न्यूज चैनल वाले पब्लिक को चौकन्ना कर रहे होते हैं और कहानी के इसी दौरान वो साइको किलर मिनिस्टर के बेटे चिन्ना को भी मार देता है और उसकी लाश को जंगल में फेंक देता है। तो जब पुलिस को यह खबर मिलती है तो पुलिस वाले इस केस को सीरियसली लेकर उसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हमें कहानी के मेन लीड किरदारों को दिखाया जाता है, जिनका नाम होता है अशोक और लीना। ये दोनों अपने बाइक पर निरगिली हिल्स पर आते हैं एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन जब ये दोनों किसी दुकान के पास रुकते हैं तो वो बूढ़ा दुकान वाला बंदा उन दोनों से कहता है कि अरे, आप दोनों तो यहाँ पर रेगुलरली आते जाते रहते हो, क्या इस समय पर आप दोनों का यहाँ पर आना जरूरी था? आप लोगों को पता नहीं है क्या इस एरिया में एक खतरनाक सीरियल किलर घूम रहा है? इस तरह से वो दुकान वाला उन लोगों को वार्निंग देने लगता है। लेकिन अशोक और रीना ये दोनों हिल टॉप पर जाकर बैठ जाते हैं और यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो लीना थोड़ी सी मायूस हो। तभी यहाँ पर अशोक लीना से कहने लगता है कि गैरी के साथ जो कुछ भी हुआ वो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ऐसा किसी भी लड़की के साथ कभी भी नहीं होना चाहिए। ये सुनने के बाद लीना दुखी हो जाती है और फिर अशोक से कहती है कि चलो अशोक, अब हम घर चलते हैं। इस तरह से ये दोनों रात होने के बाद अपने घर जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक कार उनका रास्ता ब्लॉक करके खड़ी होती है। अशोक उस कार के पास जाकर उसके ड्राइवर को बुलाने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से अब अशोक खुद ही उस कार को ड्राइव करके उसे रास्ते से साइड हटाने लगता है। अब उस कार को साइड करने के बाद वो दोबारा से अपने बाइक के पास आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पर लीना मौजूद नहीं है। अशोक जोर जोर से लीना को पुकारने लगता है, उसे इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे लीना कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। तभी अचानक एक मांस वाला बंदा अशोक के मुंह पर कपड़ा ढक के कहने लगता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुप रहो। ऐसा कहते हुए वो अशोक को मार पीट के वहां से भाग जाता है। अब उसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर, मतलब कि 5 साल बाद कोयम्बतूर में, जहां पर हम अशोक को देखते हैं जो कि किसी कॉल सेंटर में काम करता है एक सीनियर के तौर पर। हर रोज अपना काम खत्म करने के बाद अशोक अपने ऑफिस में बैठकर सारे कस्टमर की कॉल रिकॉर्डिंग सुनते रहता है और उस दिन की आवाज से मैच करने लगता है जिसने अशोक को ये कहा था कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुप रहो। मतलब कि 5 साल से अशोक उसी बंदे को ढूंढ रहा है। खैर, अब उसके अगले दिन अशोक लीना के कब्र के पास जाता है, क्योंकि आज लीना का डेथ डे भी है और बर्थडे भी। मतलब कि दोस्तों, जिस दिन अशोक और लीना नीलगिरी हिल्स पर घूमने के लिए गए थे उस दिन लीना का बर्थडे था। और उस दिन जब वो रात को अपने घर पर लौट रहे थे तो उनके साथ जो हादसा हुआ उस हादसे के अंदर लीना मारी गई। अब थोड़ी देर के बाद में वहां पर फ्रांसिस नाम का एक पुलिस ऑफिसर आता है और अशोक से कहने लगता है कि मैं भी इतने सालों से उस किलर को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे भी उसके बारे में कोई भी क्लू नहीं मिला है। अशोक, तुम मेरे घर पर आ सकते हो। लेकिन अशोक कहता है कि नहीं फ्रांसिस, उस घर में लीना रहती थी। अगर मैं वहां पर गया तो मुझे लीना की यादें सताएगी, जिससे मैं और भी ज्यादा परेशान हो जाऊंगा। खैर, अब यहाँ पर अशोक के घर में अशोक के साथ उसका एक फ्रेंड कार्तिक भी रहता है। अब ऐसे एक दिन कार्तिक अपनी गर्लफ्रेंड दिव्या और उसकी फ्रेंड प्रीति के साथ अशोक के घर पर आता है। मतलब कि इन दोनों को यहाँ पर कुछ काम होता है और ये लोग थोड़े दिन रहने के लिए यहाँ पर आते हैं। कार्तिक अशोक को रिक्वेस्ट करता है तो यहाँ पर अशोक उन लोगों को रहने की परमिशन दे देता है। उसके बाद अशोक एक प्राइवेट डिटेक्टिव से जाकर मिलता है। वो डिटेक्टिव अशोक से कहने लगता है कि 5 साल से हम लोग लीना के मर्डरर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे तो भरोसा ही उठ गया है। आज के बाद मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा। तो अशोक उस डिटेक्टिव से पूछने लगता है कि सर, आप एक बार दोबारा से मुझे उस सीरियल किलर के बारे में डिटेल्स बता सकते हो क्या? तो अब डिटेक्टिव अशोक को उस सीरियल किलर के बारे में बताने लगता है। 2014 में ये केस स्टार्ट हुआ था। पहले विक्टिम का नाम होता है गौरी। सीरियल किलर ने गौरी का ब्रूटली रेप करके उसकी हत्या कर दी और उसके हाथ पर एक्स का निशान छोड़ दिया।
फिर उसी साल मिनिस्टर के बेटे छिन्ना की भी हत्या हुई। किलर ने छिन्ना के सर पर बार बार वार करके उसकी हत्या कर दी और उसके हाथ पर भी एक्स का निशान छोड़ दिया। अब ये मर्डर होने के 48 घंटों बाद पुलिस वालों को छिन्ना की लाश मिली और तब जाकर पुलिस वालों ने उस सीरियल किलर को ढूंढना शुरू किया। अब विक्टिम नंबर 3 होता है। उस साल अशोक और लीना नीलगिरी हिल्स पर गए थे और उस सीरियल किलर ने उसी पैटर्न में लीना को भी मार दिया। अब एंड टाइम पर फ्रांसिस उस जगह पर पहुंचा और अशोक की जान बचा ली। विक्टिम नंबर 4 होता है। उसी नीलगिरी हिल स्टेशन पर किसी मार्केट में एक बंदे की लाश पाई गई और पुलिस वालों को उस लाश के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। किसी ने भी उस डेड बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं किया, इसलिए पुलिस वालों ने उस डेड बॉडी को अनआइडेंटिफाई घोषित कर दिया और उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया। अब वो प्राइवेट डिटेक्टिव अशोक को ये सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। खैर, अब उसी रात अशोक अपने फ्रेंड्स को पिकअप करने के लिए किसी एक मॉल के पास आता है और इसी दरमियान में दो बाइक वाले बंदे प्रीति को डांटने लगते हैं, मतलब कि वो बिना देखे ही रोड क्रॉस कर रही थी। तो तभी फौरन अशोक अपनी कार से उन बंदों को चेस करने लगता है। उनमें से एक बंदे को पकड़कर उसे मारने पीटने लगता है और उसे कहता है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कहो, कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुप रहो। तो वो बंदा भी उसी तरह बोलता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने के बाद अशोक पूरी तरीके से समझ जाता है कि ये बंदा वो किलर नहीं है। तो अशोक मायूस होकर वापस अपने घर पर आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रीति के बारे में बात करें तो प्रीति एक क्राइम नॉवेलिस्ट होती है जिससे क्राइम की कहानियां लिखना बहुत ज्यादा पसंद था और ऐसे वो क्राइम थ्रिलर कहानियां लिखने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। सो अशोक को देखकर प्रीति को क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि उसकी गर्लफ्रेंड लीना की मौत कैसे हुई। इसलिए प्रीति बार बार अशोक से यही सवाल पूछने लगती है कि अशोक, मुझे तुम्हारे और लीना के बारे में जानना है, प्लीज तुम दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ वो मुझे बताओ। सो फाइनली बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर अशोक अपनी कहानी बताने के लिए मान जाता है और वो प्रीति को अपनी कहानी बताने लगता है। अब बचपन में अशोक की माँ इस दुनिया से चली गई थी, जिसकी वजह से अशोक अपने फादर के पास ही पला बढ़ा, लेकिन हमेशा अशोक को अपनी माँ की याद आती रहती थी। अब उसके मोहल्ले में लीना भी वहाँ पर रहने के लिए आ गई, लेकिन लीना के माँ भी मर जाने की वजह से उसका फादर लीना को अपने फादर के पास छोड़कर फॉरेन चला जाता है, मतलब कि दूसरे देश चला जाता है पैसे कमाने के लिए। सो यहाँ पर देखते ही देखते अशोक और रीना के बीच बहुत ही अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। ये दोनों एक साथ ही रहने लगते हैं और एक साथ ही बड़े हो जाते हैं। उसी तरह से ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं। लेकिन अब इसी दौरान लीना के दादाजी की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से बेचारी लीना दोबारा से अकेली हो जाती है। सो यहाँ पर अशोक और लीना एक दूसरे से शादी करने का डिसाइड करते हैं। एक दिन अशोक लीना से पूछने लगता है कि लीना, तुम्हारे दादाजी को तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, हर वक्त वो मुझे गुस्से की नजर से ही देखते थे। लीना कहती है कि मेरे दादाजी बस दिखने में गुस्से वाले थे, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे, वो तुम्हें पसंद करते थे और अगर वो सच में तुम पर गुस्सा होते तो वो तुम्हें घर पर भी आने नहीं देते। बहुत साल पहले मेरे दादाजी बहुत ज्यादा गुस्से वाले थे। मेरे अंकल ने दूसरी जाति की लड़की से शादी कर ली और इसी वजह से मेरे दादाजी ने मेरे अंकल को घर पर आने नहीं दिया, मेरे अंकल को घर से बेदखल कर दिया। काफी सारी बार हमारे अंकल ने घर पर आने की कोशिश की, लेकिन मेरे दादाजी ने अंकल को घर पर आने ही नहीं दिया और अब मुझे भी नहीं पता कि मेरे अंकल की फैमिली कहाँ पर है, वो क्या कर रही है और किस हालत में है। और मेरे दादाजी की उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई तो मेरे दादाजी का गुस्सा भी ठंडा हो गया। कभी कभी तो वो अंकल जी को याद करके रोया करते थे। खैर, अब इसी दरमियान में एक दिन पुलिस ऑफिसर फ्रांसिस लीना के पास आता है। लीना फ्रांसिस को देखकर तुरंत ही उसे पहचान लेती है। वो अशोक से कहने लगती है कि ये मेरे अंकल का बेटा फ्रांसिस है और अब उसी दिन से लेकर फ्रांसिस की फैमिली लीना के पास आती है। तो कभी लीना और अशोक भी फ्रांसिस के घर पर जाते हैं, मतलब कि इन लोगों की मुलाकातें बढ़ने लगती है। अब ऐसे दिन बीतते हैं और एक दिन लीना का फादर इंडिया आता है, जो कि बहुत साल पहले फॉरेन गया था वहां पर काम करके पैसे कमाने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर लीना अपने पिताजी को देखना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि जब लीना को जरूरत थी तब उसका फादर उसे छोड़कर चला गया था। अब लीना का फादर यहाँ पर लीना से कहता है कि बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं पैसे कमाने के चक्कर में तुम्हें अकेला छोड़ गया, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, तुम्हें जरूरत थी तब मैं तुम्हारे पास नहीं था। इस तरह से ये सब कुछ रोते हुए कहने लगता है और वो आगे ये भी कहता है कि बेटी, मुझे कैंसर है, इसलिए मेरे आखिरी दिनों में मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, प्लीज बेटी मुझे माफ कर दो। तो लीना अपनी फादर की बातें सुनकर उसे माफ कर देती है और उसे अपने घर में आने देती है। घर पर आने के बाद लीना अपने फादर का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और अब लीना के फादर के ट्रीटमेंट के लिए लीना और उसका फादर सिंगापुर जाते हैं और यहाँ पर बेचारा अशोक 6 महीनों तक लीना के बिना ही अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। इसी दरमियान में एक दिन अशोक किसी काम से बेंगलुरु आता है और लीना अशोक को सरप्राइज देने के लिए उसे बिना बताए अशोक के घर पर आती है। लेकिन लीना अशोक के घर पर गौरी की लाश देखती है, गौरी अशोक की काम वाली। अब इस लड़की की इन्वेस्टिगेशन करने पर फ्रांसिस अशोक को कहता है कि ये काम सीरियल किलर का है। अब गौरी मरने के बाद लीना गौरी को ही याद करती रहती है
उसके बारे में सोचकर बहुत ज्यादा दुखी होने लगती है। मतलब कि वो सदमे से बाहर नहीं आ पाती। और इसीलिए अब लीना का बर्थडे आने पर अशोक उसे नीलगिरी के हिल स्टेशन पर लेकर जाता है। मतलब कि थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर चेंज हो जाए और उसका मूड ठीक हो जाए। तो उस दिन जब वो दोनों वापस आ रहे थे तो उस सीरियल किलर ने उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। उस दिन वहां पर दो लोग थे। एक बंदा लीना को ले गया और दूसरे बंदे ने अशोक के फेस पर कपड़ा डालकर उसे कहा कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुप रहो। इस तरह से अशोक को मार पीट कर वो वहां से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर अशोक हार नहीं मानता। वो भी जंगलों में लीना की तलाश करते रहता है। अब उसी जंगल में वो सीरियल किलर लीना को मारने की कोशिश करता है। लेकिन अशोक भी किसी तरह से लीना को फाइंड आउट कर ही लेता है। तो यहाँ पर इन तीनों के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन दोस्तों इसी हाथापाई के दौरान वो दोनों लीना को मार देते हैं। उसके हाथ पर एक्स का निशान भी बनाते हैं। और जब वो दोनों किलर अशोक को मारने वाले थे कि तभी उस वक्त वहां पर ऑफिसर फ्रांसिस पहुंच जाता है लीना और अशोक को ढूंढते हुए। अब यहाँ पर फ्रांसिस की आवाज सुनकर वो दोनों किलर अशोक को ना मारते हुए वहां से भाग जाते हैं। और यहाँ पर बेचारे अशोक को अभी भी गिल्टी फील हो रहा था कि वो लीना की जान बचा नहीं पाया। इसलिए अशोक अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाया था। खैर अब दोस्तों यहाँ पर अशोक की ये सारी कहानी सुनने के बाद प्रीति धीरे धीरे अशोक से प्यार करने लगती है। लेकिन अशोक प्रीति को इतना भाव नहीं देता। वो उसे अपने से दूरी रखता है। खैर अब यहाँ पर अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए अशोक फिर से उस नीलगिरी हिल स्टेशन पर जाता है। वो जब एक दुकान के पास जाकर सिगरेट पी रहा होता है तो तभी उस दुकान के पास एक गूंगा बंदा आता है। और ये बंदा अशोक को देखकर घबराने लगता है और एक भी सेकंड वहां पर ना रुकते हुए वहां से फौरन अपने घर पर चला जाता है। अब ये सब कुछ देखकर अशोक को उस बंदे के ऊपर शक होता है कि ये बंदा मुझे देखकर यहाँ से भाग क्यों गया। और तभी वो उसी दिन को याद करने लगता है कि उस दिन भी एक्चुअली दो लोग थे। उसमें से सिर्फ एक ही बंदा बात कर रहा था और दूसरा बंदा शांत था। तो हो सकता है कि वो दूसरा बंदा गूंगा हो और अब ये भी बंदा भी गूंगा हो सकता है। इस तरह से अशोक सोचने लगता है। ऐसा सोचते हुए अशोक उस गूंगे बंदे का पीछा करता है। वो उसके घर तक जाता है और अशोक उस घर के अंदर जाने के बाद वहां पर दो बंदे अशोक के ऊपर अटैक करते हैं। उसको मारने पीटने की कोशिश करते हैं। और उसमें से एक बंदा ये भी कहने लगता है कि तुमको तो उसी दिन मार देना चाहिए था। तुमको ना मारकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये बात सुनने के बाद अशोक तो कंफर्म हो जाता है कि उस दिन इन्हीं लोगों ने अशोक और उसके ऊपर अटैक किया था। अब यहाँ पर गुस्से में आकर अशोक उस गूंगे बंदे को मार ही देता है। और वो उस दूसरे बंदे को भी मारने ही वाला था कि तभी वो बंदा अशोक से कहने लगता है कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा मैं वो सीरियल किलर नहीं हूँ। उस दिन क्राइम लोकेशन पर हमारे साथ कोई तीसरा बंदा भी मौजूद था और उसका नाम था काशी। काशी ने हम दोनों को पैसे देकर लीना को मारने के लिए कहा था। इसलिए हम दोनों ने तुम लोगों के ऊपर अटैक किया और लीना को मार दिया। और दरअसल काशी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। काशी के पीछे भी एक बंदा था और उसने ही काशी को लीना को मारने के लिए कहा था। और जब लीना मर गई तो उसी सीरियल किलर ने काशी को भी मार दिया। और 2014 में मार्केट में जिस बंदे की लाश मिली थी वो और किसी की नहीं बल्कि काशी की ही थी। पुलिस हम पर शक न करे इसलिए हमने लीना को उसी सीरियल किलर के पैटर्न में मारा। अब ये सब कुछ जानने के बाद अशोक उस बंदे से काशी के घर का एड्रेस पूछने लगता है और वो एड्रेस लेकर उस एरिया में आ जाता है। वहाँ के आसपास के लोगों से काशी के बारे में पूछताछ करता है। तभी यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी अशोक के सामने से गुजरने लगता है और अशोक उस दुकान वाले को पहचान लेता है। उसका हालचाल पूछने के बाद अशोक उस बूढ़े आदमी से काशी के बारे में पूछता है। तो ये बूढ़ा आदमी काशी के बारे में जानता था तो वो अशोक को बताने लगता है कि उस समय फ्रांसिस को भी काशी को ढूंढते हुए आया था। मैंने फ्रांसिस को भी पूछा लेकिन वो कहने लगा कि वो यहाँ पर कुछ काम से आया है। तो यहाँ पर अशोक उस बूढ़े आदमी से उस दिन की डेट पूछने लगता है कि कौन सी डेट पर फ्रांसिस काशी के पास आया था। और अब यहाँ पर बहुत ज्यादा याद करने के बाद वो बूढ़ा आदमी उस डेट को बता देता है। अशोक सोचने लगता है कि फ्रांसिस यहाँ पर काशी से मिलने के लिए क्यों आया था, उससे काशी से क्या काम था। तो अब उसी वक्त अशोक फ्रांसिस के घर पर पहुंच जाता है। उस वक्त फ्रांसिस अपने घर पर नहीं था और वहाँ पर फ्रांसिस के कमरे में उसका बेटा फ्रांसिस के कंप्यूटर को यूज कर रहा था। मतलब कि कुछ गेम वगैरह खेल रहा था। तभी उसके थोड़ी देर बाद फ्रांसिस अपने घर पर लौटता है तो अशोक फ्रांसिस से कहने लगता है कि जिस दिन लीना का मर्डर हुआ था तो उस दिन क्राइम लोकेशन पर 3 लोग थे और तीसरे बंदे का नाम था काशी। वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था और किसी ने काशी को पैसे देकर लीना को मारने के लिए कहा था। लेकिन फिर उसके बाद उस साइको किलर ने ही काशी को मार दिया। और पूछताछ करने पर मुझे ये सारी बातें पता चली है और मुझे ये भी पता चला है कि एक रात तुम काशी से मिलने के लिए गए थे। बताओ काशी के पास तुम्हारा क्या काम था। अब काशी को तुम जानते थे लेकिन फिर तुमने उसकी डेड बॉडी को अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी के नीचे करार क्यों दिया। तुमको सच बोलना ही पड़ेगा फ्रांसिस। देखो जिन लोगों ने मुझ पर अटैक किया था मैं उन लोगों को मारकर यहाँ पर आ रहा हूँ और तुमको भी मारने में मुझे जरा से भी देर नहीं लगेगी। इसलिए फ्रांसिस जो कुछ भी हुआ वो बताने लगता है। जब अशोक अपने किसी काम से बेंगलुरु गया था
तो उस रात मिनिस्टर का बड़ा बेटा सेल्वम और उसका छोटा बेटा छिन्ना, उनके साथ एक और बंदा था, वो अशोक के घर पर आए थे। एक्चुअली यहाँ पर बहुत दिन से छिन्ना गौरी के पीछे पड़ा था। गौरी के साथ कुछ ऊट पटांग हरकतें कर रहा था और उसे अजीब सी बातें कर रहा था। तो गौरी छिन्ना से पीछे छुड़ाने के लिए उसके ऊपर हाथ उठाती है और अब इसी का बदला लेने के लिए वो 3 लोगों के साथ अशोक के घर पर आया था, जब उस रात गौरी घर पर अकेली थी। अब यहाँ पर ये लोग एक के बाद एक गौरी के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन चिन्ना गौरी के साथ आराम भी नहीं कर पाता, इसलिए उसके दोस्त उसके ऊपर हंसने लगते हैं। खैर, अब गौरी को मारने के बाद ये लोग वहां से अपने अपने घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद चिन्ना यही सोचने लगता है कि उसके दोस्त उसके ऊपर हंसे, इसलिए चिन्ना फुल दारू पीकर दोबारा से गौरी के पास आता है, उसके साथ कांड करने लगता है। लेकिन तभी उस वक्त इत्तेफाक से लीना अशोक के घर पर आ जाती है उसे सरप्राइज देने के लिए। लेकिन यहाँ का नजारा देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं कि छिन्ना गौरी के साथ ऐसी हरकत कर रहा है। फिर लीना गुस्से में आकर बार बार छिन्ने के सिर पर वार करती है और उसको जान से मार देती है। अब उसके कुछ समय बाद लीना घर से बाहर आती है और फ्रांसिस को कॉल करती है। अब फ्रांसिस यहाँ पर आता है और यहाँ का नजारा देखकर वो भी शॉक रह जाता है। अब वो लीना को बचाने के लिए यहाँ पर एक प्लान बनाता है। वो गौरी और छिन्ना के हाथ पर क्रॉस का निशान बना देता है ताकि ऐसा प्रूव कर सके कि इन दोनों को मारने वाला वो सीरियल किलर है। वो गौरी की लाश को उसी जगह पर रखता है और छिन्ना की लाश को जंगल में फेंक देता है। अब जब ये बात मिनिस्टर को पता चलती है तो मिनिस्टर फ्रांसिस के पास आकर इस केस को सॉल्व करने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डालने लगता है। अब यहाँ पर फ्रांसिस को मिनिस्टर के ऊपर शक होता है, इसलिए वो एक दिन इन्वेस्टिगेशन के नाम पर मिनिस्टर के घर पर माइक्रोफोन फिट करता है ताकि मिनिस्टर और उसके लोगों की बातें सुन सके। अब ऐसा करने के बाद फ्रांसिस को यह बात पता चलती है कि गौरी को बस छिन्ना नहीं बल्कि और 2 लोगों ने मारा है। और दरअसल यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि जब वो छिन्ना गौरी के साथ गलत काम कर रहा था तब उसने ये चीज अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी ताकि वो इस वीडियो को अपने दोस्तों को दिखा सके कि वो भी ऐसा काम कर सकता है। मतलब कि कितनी घटिया सोच है इन लोगों की। ऐसे लोगों को तो जान से मार देना चाहिए। अब छिन्ना के मरने के बाद उसकी लाश पाई गई जंगल में। जब पुलिस को उसकी लाश मिलती है तो छिन्ना का भाई सेल्वन भी वहां पर आता है और छिन्ना की पॉकेट में उसका फोन मिलता है। तो उस फोन को चेक करने के बाद वो वीडियो मिला जहां पर छिन्ना गौरी के साथ गलत काम कर रहा था। उसके बाद लीना घर पर आई और लीना ने छिन्ना को मार दिया। तो अब यहाँ पर ये वीडियो देखने के बाद मिनिस्टर और सेल्वन ये ठान लेते हैं कि ये उस लड़की लीना को अच्छा खासा सबक सिखाएंगे। इसलिए सेल्वन ने काशी से कांटेक्ट किया ताकि काशी लीना को मार सके। अब ऑफकोर्स फ्रांसिस भी माइक्रोफोन के जरिए ये सारी बातें सुन लेता है, लेकिन ये काशी कौन है ये उसको पता नहीं था, इसलिए वो उस एरिया में जाकर काशी को ढूंढने लगता है। और उस दिन जब अशोक और लीना नीलगिरी के हिल स्टेशन से गुजर रहे थे तो उन दोनों को बचाने के लिए ही फ्रांसिस उस जंगल में गया था और इसी हाथापाई के दौरान बेचारी लीना मारी गई और अशोक बेहोश हो गया था। लेकिन उसी वक्त फ्रांसिस ने किसी तरह काशी को पकड़कर उसके साथ हाथापाई की और उसे जान से मार दिया और इसी के साथ उसके हाथ पर क्रॉस का निशान बनाकर उसकी लाश को मार्केट में फेंक दिया। उसी तरह से काशी का नामो निशान मिटाने के लिए उस दिन फ्रांसिस काशी के घर पर गया था उसके रिलेटेड सारे प्रूफ को मिटाने के लिए। और उसी रात उस दुकान वाले बंदे ने फ्रांसिस को देख लिया। उसके बाद फ्रांसिस अशोक से ये कहने लगता है कि अब उस मिनिस्टर की हालत ठीक नहीं है, वो हार्ट अटैक की वजह से बेड पर ही लेटा रहता है। खैर, अब यहाँ पर सारी सच्चाई जानने के बाद अशोक ठान लेता है कि ये किसी भी करके उस मिनिस्टर को और उसके बेटे सेवन को मार डालेगा, क्योंकि उन लोगों की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड की और उस गौरी की मौत हो गई। तो पहले अशोक सेल्वन को मारने का प्लान बनाता है। वो सेल्वन को ट्रैप करके उसी जंगल में लेकर जाता है और उसकी बहुत ही बेरहमी से हत्या कर देता है। फिर वो उसके हाथ पर क्रॉस का निशान बनाता है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि सेल्वन की हत्या भी उसी सीरियल किलर ने की है। अब ये बात जानने के बाद फ्रांसिस उस मिनिस्टर की सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा देता है, मतलब कि उसके घर के पास पहरेदारी करने लगता है। लेकिन फिर भी रात होने के बाद अशोक चोरी चुप के मिनिस्टर के घर के अंदर घुस जाता है और वो मिनिस्टर को भी जान से मार देता है। और उसके बाद में हमें पता चलता है कि अशोक की हेल्प करने वाला और कोई नहीं है बल्कि फ्रांसिस ही होता है। मतलब कि फ्रांसिस ने अशोक को मिनिस्टर के घर पर जाने दिया था। खैर, अब इसी दरमियान में अशोक को एक बात लेकर फ्रांसिस के ऊपर शक होने लगता है। जब फ्रांसिस और उसकी फैमिली उसके घर पर नहीं होती तो अशोक चोरी चुप के फ्रांसिस के घर पर जाता है। वो फ्रांसिस के सिस्टम को ऑन करता है और उसके अंदर उसे वो छिन्ना की वीडियो दिखाई देती है, मतलब जिस दिन छिन्ना गौरी के साथ कांड कर रहा था और उसने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी। और उसके बाद वहां पर रीना ने आकर छिन्ना को मार दिया था। ये वीडियो देखने के बाद अशोक सोचने लगता है कि ये वीडियो फ्रांसिस के सिस्टम में कैसे आई और उस वीडियो की डेट चेक करने पर उसी दिन का वीडियो होता है जिस दिन छिन्ना मारा गया था। तो वह सोचने लगता है कि ये वीडियो उसी दिन फ्रांसिस के पास कैसे आई। और तभी अचानक
फ्रांसिस पीछे से आकर अशोक के सर पर वार करता है। अशोक यहाँ पर फ्रांसिस से यही बात पूछने लगता है कि छिन्ना का वीडियो तुम्हारे सिस्टम में कैसे आया, और जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ था उसी दिन ही तुम्हारे पास कैसे आया। और अब ऐसी बातों ही बातों में अशोक और फ्रांसिस के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होने लगती है। तभी यहाँ पर अशोक फ्रांसिस को मारपीट कर नीचे गिरा देता है और तभी फ्रांसिस का दूसरा फोन रिंग होने लगता है। जब अशोक उस फोन को अपने हाथ में लेता है तो उस फोन के अंदर लीना का नाम देखता है और उस फोन को पिकअप करने के बाद दूसरी साइड से लीना बात करने लगती है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट, मतलब कि लीना अभी भी जिंदा होती है। ये देखकर अशोक के तो होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा पूछने पर फ्रांसिस अशोक को असली सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब कि जब फ्रांसिस के फादर ने दूसरे जाति के लड़के के साथ शादी की थी तब गुस्से में आकर लीना के दादाजी ने उनकी सारी प्रॉपर्टी लीना के नाम पर कर दी, जिसकी वजह से अब बचपन से ही फ्रांसिस को गरीबी की जिंदगी बितानी पड़ी। तो यहाँ पर फ्रांसिस ठान लेता है कि ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर लेगा और इसीलिए जब फ्रांसिस पुलिस ऑफिसर बनता है तो उसके बाद ही वो लीना से मिलने के लिए आता है। और जब वो छिन्ना और गौरी का हादसा हुआ तब लीना ने छिन्ना को मार दिया और वहाँ पर लीना ने अपनी मदद के लिए फ्रांसिस को वहाँ पर बुलाया था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि फ्रांसिस एक बुरा आदमी है। और तो और दोस्तों, शॉकिंग बात तो ये थी कि छिन्ना उस वक्त मरा नहीं था, छिन्ना जिंदा था। लेकिन फ्रांसिस ने लीना को घर के बाहर बिठाकर वो खुद घर के अंदर जाता है और छिन्ना को एक रॉड से मार देता है और लीना को यही यकीन दिलाता है कि लीना ने ही छिन्ना को मारा है। और एक्चुअली उस वक्त फ्रांसिस ने छिन्ना के फोन को भी देखा था जिसमें छिन्ना ने अपनी रिकॉर्डिंग की थी। उस वक्त फ्रांसिस ने उस वीडियो को अपने फोन में ट्रांसफर कर लिया ताकि आगे जाकर फ्रांसिस लीना को ब्लैकमेल कर सके और फिर दोबारा से छिन्ना का फोन उसी के पॉकेट में रख दिया ताकि ये वीडियो मिनिस्टर देखे और मिनिस्टर लीना को मार दे। लेकिन उसके बाद फ्रांसिस जब प्रॉपर्टी के पेपर चेक करता है तो उसको ये बात पता चलती है कि लीना ने अपनी सारी जायदाद किसी अनाथ आश्रम के नाम पर कर दी है। तो फ्रांसिस ये सोचता है कि लीना मरनी नहीं चाहिए, नहीं तो उसकी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम को मिल जाएगी। इसलिए जब उस दिन अशोक और लीना उस नीलगिरी की पहाड़ी से आ रहे थे तो फ्रांसिस उस दिन वहां पर पहुंच गया ताकि काशी के आदमी लीना को कहीं मार ना दे। और लेकिन उस हादसे में लीना बच गई। लेकिन दोस्तों ये बात फ्रांसिस अशोक को नहीं बताता। अब उसके बाद फ्रांसिस लीना के फादर के पास आकर उसे लीना की वीडियो दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे लड़के ने छिन्ना को मार दिया है, अगर ये वीडियो बाहर आ गई तो लीना जेल जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो सारे प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दो, मैं इस वीडियो को बाहर आने नहीं दूंगा। लीना की लाश की जगह पर मैं किसी दूसरी लड़की की लाश रखकर दुनिया को ये यकीन दिला दूंगा कि ये लीना की लाश है और लीना को उस सीरियल किलर ने मारा है। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए लीना का फादर फ्रांसिस को ओके कहता है और उसी तरह से फ्रांसिस लीना से कहता है कि उस हादसे में अशोक मारा गया और तब जाकर लीना का फादर लीना को लेकर इंडिया से दूर चला गया। खैर, अब ये सब कुछ सुनने के बाद अशोक जब लीना को कॉल करने वाला होता है तो फ्रांसिस अशोक से कहने लगता है कि अशोक, अब लीना की शादी हो चुकी है और वो 5 साल के बाद गोवा आई है, इसलिए उसने मुझे कॉल किया। अब ये बात जानने के बाद अशोक फौरन गोवा पहुंच जाता है। वहां के एड्रेस पर पहुंचकर अशोक लीना और उसकी क्यूट सी फैमिली को देखता है, मतलब कि दूर से ही लीना को देखकर चला जाता है और उसके बाद प्रीति के पास आकर प्रीति के पैर को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ इस तरफ फ्रांसिस मीडिया के सामने आकर ये झूठा स्टेटमेंट देने लगता है कि मिनिस्टर और उसके बेटे को किसी सीरियल किलर ने मारा है। लेकिन अब उसके कुछ दिन बाद हम फ्रांसिस को देखते हैं कि वो जॉगिंग करने के लिए कहीं पर जा रहा होता है तो अशोक अपने फेस पर मास्क पहनकर फ्रांसिस को मार देता है और फ्रांसिस के हाथ पर भी क्रॉस का निशान बना देता है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि फ्रांसिस की हत्या भी उसी सीरियल किलर ने की है। क्योंकि दोस्तों फ्रांसिस ने लीना और अशोक को एक दूसरे से दूर किया था, इसलिए अशोक ने बदला लेने के लिए फ्रांसिस को मार दिया। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।